बचपन मेरा काफ़ी अच्छे से गुजरा क्योंकि मैं एक ब्राह्मण कम्युनिटी सिंपल कल्चरल वैल्यूज़ के साथ पली बड़ी थी। लेकिन इस जर्नी में मैं कई बार खुद हार गई थी। हारते हारते कई बार मुझे ऐसे लगा कि मैं कभी कभी सुसाइड के मुख तक मैं पहुंच गई थी। ऐसे 2 बार हुआ मेरे लाइफ में जहां पे मैंने ऑलमोस्ट सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। मैं अपना शहर मुंबई छोड़ करके कलकत्ता जैसे दूसरे एक्सट्रीम शहर में जा कर के बस गई। मेरा अरेंज मैरिज था, तो शादी के शुरुआत में मेरा सिर्फ एक ही कंडीशन था कि अगर मुझे नौकरी करने का मौका नहीं मिलता है तो मैं कम से कम ये चाहती हूँ कि आगे चल कर के मुझे पढ़ाई करने का मौका मिल जाए ताकि मैं अपने नॉलेज को और विजडम को और एक्सपैंड कर सकूँ। इसका मतलब कि मैं पानी भी पीती थी तो मुझे लूज़ मोशंस हो जाते थे और इन सब से बचने के लिए मैं और ज़्यादा खाने लगी थी। कोई फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं था। दिन के 10-10, 12-12, कभी-कभी 15 रसगुल्ले भी खा जाती थी, जिसके वजह से मेरा वज़न जो है 60 किलो से लेकर के 85 किलो तक का हो गया था। और इसके बाद मैं एक कदम भी आगे चल नहीं पा रही थी क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी मेरी। और जब मैंने चक्रा हीलिंग बैलेंसिंग सीखा तो उसमें मैंने ये जाना कि एनर्जीज़ और साउंड्स का बहुत बड़ा और प्रभावशाली इफ़ेक्ट हमारे लाइफ में होता है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मी अजॉय। मैं एक ऑथर, होलिस्टिक स्पिरिचुअल हीलर और एक लाइफ कोच हूँ। मैं अपनी जर्नी आज आपके साथ शेयर करना इसीलिए चाह रही हूँ क्योंकि हमेशा से मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं रही कि मैं शुरुआत से ही ऑथर या लाइफ कोच या होलिस्टिक स्पिरिचुअल हीलर बनूँ। मेरी जर्नी में काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं। इनफैक्ट मैंने अपने लाइफ के सबसे रॉक बॉटम को हिट किया है, तभी जाके अपने अंदर की मोती को मैंने पाया है। तो मैं शेयर करना चाहती हूँ अपनी लाइफ की स्टोरी। बचपन मेरा काफ़ी अच्छे से गुजरा क्योंकि मैं एक ब्राह्मण कम्युनिटी सिंपल कल्चरल वैल्यूज़ के साथ पली बड़ी थी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे अच्छे एजुकेशन दिए। एजुकेशन बैकग्राउंड को बिलोंग करने वाली मैं, मेरे नाना नानी, दादा दादी ने कई सारी कहानियाँ सुन करके मेरे अंदर अच्छे वैल्यूज़ और गुणों को इंस्टिल करके मुझे बड़ा किया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे आसपास में कई सारे चैलेंजेस आते गए और शायद ये तय था, ये डिस्टाइंड था कि मेरे लाइफ में चैलेंजेस आए ताकि मैं उनके साथ लड़ूं और उन्हें पूरी तरह से हरा करके अपने आप को एक विनर साबित करूं। लेकिन इस जर्नी में मैं कई बार खुद हार गई थी। हारते हारते कई बार मुझे ऐसे लगा कि मैं कभी कभी सुसाइड के मुख तक मैं पहुंच गई थी। ऐसे 2 बार हुआ मेरे लाइफ में जहां पे मैंने ऑलमोस्ट सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। अब मैं देती हूँ इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड। काम जब मैंने शुरू किया था तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे काम में जो मेरा इमीडिएट बॉस था वो उस होटल के ओनर का बेटा था और साथ ही में मेरा जूनियर भी था। न जाने क्या प्रॉब्लम थी उसे मुझसे कि वो कभी मुझसे डबल शिफ्ट कराता, तो कभी मुझे खाने का ब्रेक नहीं देता, कभी मुझे छुट्टियाँ अप्रूव नहीं करता, तो कभी कभी मुझे वॉशरूम का ब्रेक तक लेने नहीं देता। इसके वजह से मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर, एंग्जाइटी और एक स्ट्रेस महसूस करने लगी थी मैं। जब भी मौका मिलता तो मैं जा करके फटाफट से कुछ खा लेती थी, इस आशा के साथ क्या पता अगली बार कब खाना मिले। और इसी स्ट्रेस के साथ जूझते जूझते मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया था क्योंकि मैं काफ़ी बार अपने यूरिन को कंट्रोल करके रखती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने भी ये रियलाइज़ किया कि ये बार बार ऐसे स्ट्रगल से गुज़रने से अच्छा होगा कि मेरी वो शादी करा दें। तो मुझसे बिना पूछे ही इन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि मुझे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी थी। उस साल मैं सिर्फ 23 साल की थी और 23 साल की उम्र में मुझे एक बहुत बड़ा प्लंज या डिसीजन लेना पड़ा जहाँ पे मैं एक काफ़ी एस्पायरिंग और मोटिवेशनल और बड़े बड़े ऊंचे सपने लेकर के चलने वाली मैं अपना सब कुछ, काम, इंस्पिरेशन, बैकग्राउंड्स और अपनी आशाओं को, अपने ड्रीम्स को, उड़ान को और पंख ना दे करके सब कुछ काट के मैं एक हाउसवाइफ बनने के लिए तैयार हो गई। अब कंडीशन ऐसे था क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है मर्चेंट नेवी में थे और मर्चेंट नेवी में मेरे ससुराल वालों का ये मानना था कि अगर घर में बहू आएगी तो थोड़ा वक्त अपने पति के साथ बिताएगी, तब जाकर के क्वालिटी टाइम इनका अपना साथ बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपना शहर मुंबई छोड़ करके
कलकत्ता जैसे दूसरे एक्सट्रीम शहर में जा कर के बस गई। मेरा अरेंज मैरिज था, तो शादी के शुरुआत में मेरा सिर्फ एक ही कंडीशन था कि अगर मुझे नौकरी करने का मौका नहीं मिलता है तो मैं कम से कम ये चाहती हूँ कि आगे चल कर के मुझे पढ़ाई करने का मौका मिल जाए, ताकि मैं अपने नॉलेज को और विजडम को और एक्सपैंड कर सकूँ। तो उसी कंडीशन को अग्री करते हुए उन्होंने इनिशियली तो मान लिया और मेरी हो गई शादी। शादी होने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं अपनों से दूर होकर एक शहर से दूसरे शहर में जा कर के सेटल होना इतना आसान नहीं था। अपने से दूर एक अकेलापन मेरे अंदर खाने लगा। मेरे इन लॉज़ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे और अपने आप में अलग से ही रहते थे। भाषा और साथ ही साथ एनवायरनमेंट ये सब काफ़ी अलग था। ऊपर से मेरे हस्बैंड को बीच बीच में 6 या 7 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स में जहाज़ जाना पड़ता था। तब अकेलापन चारों तरफ से मुझे घेरने लगा था। इस बीच मैंने ये प्रस्ताव रखा कि क्योंकि मेरी नौकरी नहीं हो पा रही है तो मैं अपनी पढ़ाई को ही आगे कंटिन्यू कर लूँ। तब उनके सामने से एक नया बहाना आ गया, अभी पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है, तुम घर संभालो, पति को देखो, अपने साथ रहो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तो पढ़ाई तो करना ज़रूरी नहीं है, बस परिवार संभालो, यही तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसमें मेरी इनसिक्योरिटीज़ और ज़्यादा बढ़ने लगी। साथ ही में मुझे ऐसे लगा था कि हर चीज़ में मुझे एक फ़ाइनेंशियल डिपेंडेंसी आ गया था कि कोई चीज़ मांगूँ 100 रुपये 50 रुपये तो उनसे जा कर के मांगना पड़ता था। तो कहीं न कहीं मुझे एक फ़ाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी आ गई थी कि मुझे अपने तरफ से खुद से जा कर के कोई भी चीज़ मैं ले नहीं सकती, ख़रीद नहीं सकती। तो मैं सहमी सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर आ गया था, एक स्ट्रेस मैं महसूस करने लगी थी। और क्योंकि अपनों से मैं दूर रहती थी तो रिलेशनशिप्स में भी बाधाएं आने लगी थी। अपने अंदर के ड्रीम्स को और बहुत ज़्यादा जो पोटेंशियल्स और टैलेंट्स मेरे अंदर था उन सबको मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने वर्थ में ही क्वेश्चन आने लगा था कि क्या मैं सच में अच्छी हूँ, क्या मैं सच में ये अचीव कर सकती हूँ। ये क्वेश्चंस मैं अपने साथ बार बार पूछती रही और इसी का मौका, इसी को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर नहीं, लेकिन मेरे इन-लॉज़ ने भी कहीं न कहीं उस जर्नी में देखा कि वो शुरुआत में इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लोनलीनेस एक्सपीरियंस करने लगी और धीरे-धीरे मेरे अंदर ऑटो इम्यून कंडीशंस जनरेट होने लगे। इस हद तक कि मैं फाइब्रोमायाल्जिया यानी कि क्रॉनिक बॉडी एक, पूरे शरीर में अंग में दर्द होना, साथ ही में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया था कि मुझे ऐसे लगता था कि गुप्तांग में किसी ने एसिड पोर कर दिया है। साथ ही में विटिलिगो यानी कि पूरे शरीर में सफ़ेद धब्बों का आना, पूरे स्किन में वो दिखता था और लोग बाहर से पूछते थे कि अचानक तुम्हारे स्किन को क्या हो गया है। उसके साथ साथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसका मतलब कि मैं पानी भी पीती थी तो मुझे लूज़ मोशंस हो जाते थे। और इन सब से बचने के लिए मैं और ज़्यादा खाने लगी थी। कोई फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं था। दिन के 10-10, 12-12, कभी-कभी 15 रसगुल्ले भी खा जाती थी, जिसके वजह से मेरा वज़न जो है 60 किलो से लेकर के 85 किलो तक का हो गया था। और इसके बाद मैं एक कदम भी आगे चल नहीं पा रही थी क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी मेरी। तब मैंने रियलाइज़ किया कि कहीं न कहीं मेरे घुटनों में, जोड़ों में दर्द आ रहा था। बेसिक टेस्ट जब कराया तो पता चला कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का कंडीशन मेरे अंदर सेट हो गया है और मैं एक सीढ़ी तक नहीं चढ़ पा रही। इसी दौरान बीच में मुझे मौका मिला कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जहाज़ में जाऊं और वहाँ पे मेरे साथ एक और दुर्घटना घटी, जहाँ पे मैं एक मेजर एक्सीडेंट की शिकार हो गई कि शिप के रोलिंग और पिचिंग की वजह से वहाँ पे मैं गिर गई और इसमें मेरी कमर की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी। घर में आने के बाद दर्द इतना सिवियर हो गया था, एक्सरे निकालने के बाद, एमआरआई रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह से बेड रेस्ट सजेस्ट कर लिया था। 1 साल तक मैं बेड रिडन रही और इस दौरान मेरा मोटापा ही नहीं, मेरे अंदर की इनसिक्योरिटीज़, मेरे अंदर का स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, इन सब का आना, साथ ही में अंदर ही अंदर अपने गुस्से को दबा के रखने की वजह से एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ भी होने लगे थे। टैंट्रम्स थ्रो करती थी, चीज़ों को तोड़ देती थी, मतलब सब चीज़ तहस नहस कर देती थी। अपने आप को भी ख़त्म करने तक का नौबत आ गया था, जहाँ पे मैंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किए। मुझे ऐसे लगा कि मेरी ज़िंदगी का अंत ही
सबके लिए सही होगा, लेकिन शायद उस वक्त एक ही चीज़ था जिसने मुझे सुसाइड करने से रोका, वो है मेरी 2 साल की बेटी का मुस्कान। और मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से ऐसे नहीं चलेगा। तो कहीं न कहीं मैं ऊपर वाले का, ब्रह्मांड का शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे गुरुजनों का शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे परिवार वालों का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस लाइफ़ के जर्नी में हीलिंग से सामना हुआ। मतलब मेरी इंट्रोडक्शन हीलिंग से हुई। तो सबसे पहले मैं कह सकती हूँ कि किताबों के साथ-साथ मैंने रेकी हीलिंग शुरू कर दिया था। रेकी का हीलिंग काफ़ी खूबसूरत था। इसमें मैंने देखा कि एक मैजिकल एलिमेंट था, क्योंकि मेरा पूरा ट्रस्ट और विश्वास इसके ऊपर था। तो जब भी बेटी को बुखार आ जाता था, थोड़ा सा हीलिंग भेजती थी, तो मैं देखती थी कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही उसकी बुखार पूरी तरह से चली जाती थी। तो कहीं ना कहीं मिरेकल से ज़्यादा मुझे इसके ऊपर एक विश्वास बैठने लगा था। तो कई बार अपने ही इमोशंस को बैलेंस आउट करने के लिए मैं अपने ही ऊपर रेकी का हीलिंग करती थी, और ये हीलिंग मुझे काफ़ी हद तक काम में आया। तो रेकी करते करते मैंने और भी ज़्यादा मोडालिटीज़ अपने लाइफ में सीखने लगी, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, साउंड हीलिंग, चक्रा हीलिंग एंड बैलेंसिंग, क्लेंजिंग, नेचुरोपैथी, रुद्राक्ष एंड क्रिस्टल्स। इस तरह से कई सारे मोडालिटीज़ को मैं अपनी ज़िंदगी में अपनाने लगी। साथ ही में एंजल हीलिंग थेरेपी और टैरो रीडिंग भी सिखाने लगी। सीख करके मैं लोगों के लिए काउंसलिंग देने लगी या कंसल्टेशन लेने लगी। इसमें थोड़ा सा मेरे अंदर एक आत्मविश्वास दोबारा से जगने लगा, और साथ में मैंने रियलाइज़ किया कि जब आप सबसे नीचे, अपनी ज़िंदगी के सबसे नीचे में चले जाते हो, अंधेरे में फंस जाते हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं अंदर की रोशनी, आपके अंदर की जोत वहाँ से जलने लगती है। तो जैसे एक बहुत ही फेमस पर्शियन पोएट है जिनका नाम है रूमी, वो कहते हैं कि ऑल दैट यू सीक इज़ ऑलरेडी विद इन यू। जो भी आप खोज रहे हो, उसका जो अंश है कहीं ना कहीं आप ही के अंदर छुपा हुआ है, और आपको कहीं पे भी बाहरी सोर्सेस या इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आँख खोल के या आंखें बंद करके, कह सकते हैं कि जब आप अपनी तीसरी आँख को खोल करके अपनी दोनों आँखों को बंद कर लेते हैं, वहाँ पर आपकी अंदर की खोज शुरू हो जाती है। ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंटल, एडवेंचरस और ग्रैटिट्यूड से भरी रही है, क्योंकि इसके अंदर मैंने जाना है कि शुक्राना देना सबसे बढ़िया बात है। आज आपके लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपका परिवार है, आपका शरीर का हर अंग काम कर रहा है, आपको खाने के लिए 2 वक्त 3 वक्त का रोटी मिल रहा है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, सर के ऊपर छत है, तो ये शुक्राना देने लायक है। आप लाइफ में ढूंढो कि कितने लोग हैं कि शरीर का अंग नहीं है, आंखें नहीं दिखती है, एकदम गरीबी में पल रहे हैं, उसके बावजूद भी अपनी ज़िंदगी को बढ़िया तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सारे इंस्पिरेशनल लोग हैं जो हैंडीकैप होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट कॉन्कर कर चुके हैं। तो यहाँ से मेरी भी जर्नी शुरुआत हुई। मैंने डिसाइड किया, जब उस सर्जन ने कहा कि अगर आपकी पीठ की ऑपरेशन नहीं हुई तो आप लाइफ टाइम के लिए बेड रिडन हो जाओगे, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरा कोई ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं महज 25 साल की थी, और 25 साल की उम्र में मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरे शरीर में सर्जरी हो। और इसीलिए मैंने धीरे धीरे करके फिज़ियोथेरेपी के एक्सरसाइजेस शुरू किए, कुछ ट्रीटमेंट्स लिए जो नेचुरोपैथी के थे, धीरे धीरे अपने हेल्थ कंडीशंस को रिवर्स करने लगी। यहाँ पे जब मैं हेल्थ कंडीशंस की बात कर रही हूँ, तो आपको याद रखना चाहिए या ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ हम फिज़िकल हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ कंडीशंस भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप हर लेयर को क्लेंस करके पूरी तरह से अपने आप को अंदर से बाहर तक क्लीन नहीं कर लेते, तब तक आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी नहीं हो पाएगी। ये जानना ज़रूरी है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक दिन का काम नहीं है, ये एक ज़िंदगी भर का सफ़र है, जहाँ पे आपकी हीलिंग जर्नी जहाँ से शुरू होती है, बिल्कुल अंत के दिन तक शुरुआत इसकी रहती है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड जर्नी। इसके साथ साथ मैंने लाइफ में एक और चीज़ सीखी है कि हमें लाइफ में हमेशा ही एक स्टूडेंट बनकर, एक विद्यार्थी बनकर चीज़ों को ब्रह्मांड से अपने अंदर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और साथ ही में जब हम लेते हैं क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, विजडम और नॉलेज को, हम अपने ज्ञान को एक्सपांड करते जाते हैं और इसके वजह से हम अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करते करते और लोगों के लाइफ में भी वैल्यू ऐड करने लगते हैं। और जब मैंने चक्रा हीलिंग बैलेंसिंग सीखा तो उसमें मैंने ये जाना कि एनर्जीज़ और साउंड्स का बहुत बड़ा और प्रभावशाली इफ़ेक्ट हमारे लाइफ में होता है। कैसे होता है मैं बताती हूँ। क्योंकि जब हम चक्रा हीलिंग बैलेंसिंग करते हैं तब हम एनालिसिस करते हैं कि हमारे रूट फियर्स, चैलेंजेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिमिटेशंस कहाँ से आती हैं। तो इसका पूरा डिटेल एनालिसिस मिलने के बाद आप स्पेसिफिकली उन एरियाज़ पे काम कर सकते हो ध्वनि की मदद से, साउंड हीलिंग, चक्रा मेडिटेशन, बैलेंसिंग की मदद से, ताकि आपकी बॉडी की हर एक एनर्जीज़ जो है एक इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट सप्लाई की तरह पूरी तरह से कनेक्शन में आ करके ब्रह्मांड की ऊर्जा और एनर्जीज़ के साथ वाइब्रेट होने लगती हैं। और जब आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम और ब्रह्मांड अलग नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो सोल है इसकी पहचान को हम आत्मा कहते हैं और हमारे बाहर का जो ऊपरी एनर्जीज़ है या ब्रह्मांड की एनर्जीज़ है इसे हम परमात्मा कहते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो धीरे धीरे ऐसे इंट्रिकसीज़ और फिलॉसफीज़ जब समझने लगे, इसके ऊपर मुझे और बहुत ज़्यादा रुचि आने लगी। साथ ही में मैंने ये डिसाइड किया कि धीरे धीरे अपने अंदर जो चेंजेस मैं देख रही थी, इसका जो शुरुआत या नींव है वो अपने एक्सेप्टेंस के साथ मुझे आई। यानी कि सबसे पहले मैंने खुद से प्यार करना सीखा। मैंने ये जाना कि जब तक मैं खुद की कमियों को एक्सेप्ट ना कर लूँ, जैसी मैं हूँ वैसे और लोगों के सामने नकाब ना डाल करके अपने आप को जैसे मैं हूँ वैसे पेश ना करूँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे आज के दिन से ऐसे जीना है जैसे कि हर पल मेरा आखिरी पल हो, कि आखिर में जब मेरा अंत का वक्त आए तो मुझे कभी भी किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे अपने अंदर मैंने हीलिंग की जर्नी शुरू करी। थोड़ा थोड़ा वॉक्स करना शुरू किया, योगा और एक्सरसाइज, साथ ही में खुद के साथ वक्त बिताना, और इसे हम मेडिटेशन और माइंडफुलनेस भी कहते हैं। दोनों इंटर रिलेटेड और कनेक्टेड है, क्योंकि जब आप माइंडफुलनेस में आ जाते हो तब आप अपनी परिस्थिति को, अपनी अवस्था को और आसपास में होने वाली चीज़ों के साथ कनेक्ट इतनी ज़्यादा खूबसूरती के साथ करने लगते हो कि ब्रह्मांड की एनर्जीज़ आपको फिर सपोर्ट करने लगती है उस जर्नी में। तो मैंने ये जाना कि अंदर से हीलिंग करते करते धीरे धीरे अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज मैं देखने लगी। फ़िज़िकल जितनी भी मेरी तकलीफ़ें थी, चाहे वो फाइब्रोमायाल्जिया हो, क्रॉनिक बॉडी एक हो, विटिलिगो हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। इनफैक्ट मेरा जो बैक का कंडीशन था, जिसे कहते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस ग्रेड 1 ऑफ L5/S1, ये भी पूरी तरह से जो पेन है गायब ही हो गया था। अब शायद इसको 15 साल हुए होंगे जब मैंने लास्ट अपना एक्सरे करवाया होगा। इसके बाद मैंने एक्सरे भी नहीं किया है, और इसके बाद मैंने कई सारे पहाड़े यानी कि माउंटेन पीक्स को मैंने सोर किया है या समिट किया है, जो इंक्लूड करता है कैलाश मानसरोवर और चारधाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा। हर साल मैं कोई ना कोई पीक्स नई तरीके से ढूंढती रहती हूँ। ये इंस्पिरेशन मेरे अपने अंदर से, अपने अंदर की आवाज़ से आई। और मैंने ये भी जाना कि सिर्फ आपको फ़िज़िकल लेवल पे हील नहीं होना है। जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, अनवांटेड इमोशंस है, जो परिस्थिति, लोग, चीज़ें आपको बिल्कुल उपाय नहीं देती है, कोई भी तरीके का पॉजिटिव एनलाइटनमेंट या विजडम या नॉलेज या वैल्यू एडिशन नहीं देती है, उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ से पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ताकि आप अपने लाइफ के प्रोग्रेस में और आगे बढ़ते जाएं। जानना ये ज़रूरी है कि हम अपना कंपैरिजन दुनिया में किसी के साथ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोई रैट रेस नहीं दौड़ रहे हैं। हमारी लाइफ की जर्नी में हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये जानना है कि हम आज कहाँ हैं, जहाँ हमने पहले शुरुआत कहाँ से करी थी। और आज अगर हमारे कदम अगर 10 कदम 20 कदम और आगे बढ़ चुके हैं, मतलब हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं।
हमारी कंपैरिजन हमारे पास्ट से होनी चाहिए, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से होनी चाहिए, और यही होता है कि लाइफ का एक मोटिवेशनल जर्नी जो हमें आगे की तरफ लेकर के जाता है। और मैंने ये जाना है कि लाइफ की लर्निंग एक कंटिन्यूअस जर्नी है। आपने कहाँ से शुरू किया और आज आकर के आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सब कुछ सीख लिया, अब मुझे आगे और सीखने की ज़रूरत नहीं है। सीखते तो आपको हर ज़िंदगी भर, हर परिस्थिति से, हर लोगों से करते रहना ही होगा, क्योंकि न जाने कब प्रकृति आकर ही कोई परिस्थिति हमारे लिए तैयार कर जाए जहाँ से हम कुछ सीख सके, या फिर कोई मनुष्य, कोई ऐसे सिचुएशन, कोई ऐसे चैलेंजेस आ करके हमें बहुत बड़ा लाइफ लेसन सिखा जाता है। और एक और चीज़ मैंने इस जर्नी में जाना है कि जब भी चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं, कोई भी स्ट्रगल्स हमारे लाइफ में आता है, ये आता सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ब्रह्मांड या परमात्मा जानते हैं कि हमारे अंदर उतनी शक्ति है, उतनी ऊर्जा है, उतनी क्षमता है कि हम इन सारी परिस्थितियों को तोड़कर, उनसे लड़कर, उससे बाहर निकलकर पूरी तरह से जीत के अव्वल आ सके। हमारे अंदर ये जो ताकत है, इसे पहचानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मोटिवेशनल जर्नी जो है आपको आगे और बड़े कामों को करने में आपको सहायता देता है। साथ में मैंने ये भी जाना है कि लाइफ में अगर ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपने सपनों को बड़ा रखो, कभी सपने देखना छोड़ना नहीं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने ये कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको बिल्कुल भी सोने नहीं देता। आपके सपनों के उड़ान को इतनी ऊंची रखो कि आप उन सपनों के पीछे उसे पाने में इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करो कि ब्रह्मांड खुद खुश होकर के आपको वो सारे गिफ्ट्स, वो सारी बरकत, वो सारा अबंडेंस आपके ऊपर ग्रेस कर देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये जो स्टोरी है आपके लाइफ पे कोई वैल्यू एडिशन दी होगी। इसी के साथ आप मोटिवेशनल और इंस्पायर हो करके मेरी इस जर्नी को, अपनी अंदर की इस छवि को अपने लाइफ के स्टोरी के साथ कंपेयर करते हुए आप भी प्रोग्रेस करें, और यही आशा के साथ मैं इस स्पीच को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। दर्पण जैसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म का मैं बहुत बहुत आभार हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस स्टेज पर, इस मंच पर मौका दिया कि मैं अपने लाइफ की स्टोरी को उनके साथ, पूरी दुनिया के साथ शेयर करूँ, ताकि और लोग इससे इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन देख सकें। बहुत बहुत शुक्रगुजार और आभार रही हूँ। थैंक यू।